लोकसभा चुनाव के परवान चढ़ने के साथ ही नेताओं के बयानों से सियासी घमासान मचा है। इस दौरान वार पलटवार का दौर भी जारी है। बीजेपी एमएलसी अनामिका सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी और राजद पर जमकर हमला किया। अनामिका ने कहा कि तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बोल नहीं सकते, बेतुका बात करते हैं। तेजस्वी यादव को बेवजह पत्रकार तवज्जो देते हैं। लालू यादव के समय में अपहरण का दौर शुरू हुआ था। बिहार में लालू यादव के शासनकाल में एक दलित आईएएस की पत्नी परिवार की महिला का शारीरिक शोषण हुआ। कितने मजबूर थे उस समय आईएएस जो इस घटना को रोक नहीं सके। गौतम शिल्पी हत्याकांड भी बिहार के लोगों को याद ही होगा। यह भी लालू यादव के समय में हुआ। बिहार आज पिछड़ा हुआ है तो वह लालू यादव के कारण। लालू यादव के आपराधिक प्रवृत्ति के कारण बिहार का विकास नहीं हुआ। मीडिया लालू परिवार का प्रचार प्रसार ना करे, क्योंकि इन लोगों ने बिहार को बर्बाद किया है। वहीं अनामिका ने कहा कि नवरात्र के समय मछली खाने का वीडियो दिखाना तेजस्वी की सोची समझी साजिश है। वह अपनी कट्टरपंथी मानसिकता समाज के एक खास वर्ग को दिखाकर अपना वोट बैंक मजबूत कर रहे हैं। तेजस्वी यादव नवरात्रि में मछली खाए इतने बड़े नादान भी नहीं हैं। क्या कुछ कहा अनामिका ने, सुनिए। देखिए, देश में लोकसभा के जो चुनाव है राजनीतिक परिदृश्य में, उसमें जो हम बिहार की बात करते हैं तो जो मीडिया का जिस पे अधिकांश समय ध्यान होता है, और मुझे लगता है कई बार लोग इस तरह की बेतुकी बातें इसलिए करते हैं। मैं तेजस्वी यादव जी के बारे में बात कर रही हूँ। वो हमेशा बेतुकी बातें करते हैं कि मीडिया उनकी तरफ ध्यान दे, और उन्हें लगता है कि वो एक थोड़ा सा एक उनके व्यक्तित्व का भी पतन है और उसकी गिरावट है। और साथ में होता क्या है कि उनकी उटपटांग चीज़ों की तरफ मीडिया भी ध्यान दे देता है, क्योंकि मीडिया को कई बार कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। तो मुझे लगता है कि उनके पास किसी भी तरह की कोई व्यक्तिगत तौर पर, नैतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और समझ के तौर पर ऐसी योग्यता नहीं है कि वो किसी तरह का प्रश्न खड़ा कर सकते हैं, खासकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विषय में, या भारतीय जनता पार्टी के विषय में, या एनडीए गठबंधन के विषय में। क्योंकि मुझे लगता है कि आप में से हर एक व्यक्ति उस दौर का गवाह होगा, या तो अपने लोगों से सुना होगा, नई पीढ़ी के लोगों ने, या लोगों ने भोगा होगा उस समय को, जब कहने में बहुत आसान सा लगता है एक शब्द जंगल राज, या सुनने में बहुत आसान लगता है कि महिलाएं उस समय असुरक्षित थी, पर वो किस कदर असुरक्षित थी और कैसा जीवन जीती थी, आप में से हर एक व्यक्ति इस विषय में जानता है। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि पत्रकार होने के अलावा एक बुद्धिजीवी, चेतन और जिम्मेदार देश के नागरिक होने के लिए भी आप लोग इस तरह के व्यक्ति जो हैं, तेजस्वी जी जो है, उनके बेतुके और अनर्गल बयानों पे ध्यान देने की बजाय मुझे लगता है उनसे प्रश्न पूछने की आवश्यकता है। उनसे प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि क्या उन्हें कोई नैतिक अधिकार है कि वो किसी भी विषय पर बोल सकें। राजनीति से इतर बात करते हैं, क्या व्यक्ति के तौर पर उन्हें कोई नैतिक अधिकार है, वो बोल सकते हैं। इतने बुद्धिजीवी और कर्मठ पत्रकार यहाँ बैठे हुए हैं, आप में से हर एक जानता है कि बिहार उर्वरता की, कर्मठता की और प्रतिभा की भूमि है। जहां का व्यवसाय आईएएस, पीसीएस और डॉक्टर होने चाहिए थे, उनके पिताजी के समय में जहां अपहरण एक उद्योग बना दिया गया था और रंगदारी, वो व्यक्ति बात करेगा। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि उनके पिता के और उनकी माताजी के समय में कितनी महिलाएं सुरक्षित थी। वो महिला सुरक्षा की बात करते हैं जिनके समय में एक आईएएस की पत्नी आज जो दलित वोट मांगने का ढोंग करते हैं और शोषितों के साथ खड़े होने का स्वांग रचते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, जिसके समय में एक दलित आईएएस की पत्नी, उस पत्नी की माँ, उसकी भतीजी और उनकी नौकरानियां सालों साल शोषण का, शारीरिक शोषण का शिकार होती रही। मैं आईएएस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो बनना बिहार के लोगों का सपना होता है, देश के युवा का सपना होता है। और जब एक व्यक्ति आईएएस बनता है तो गांव जौहर का और पीढ़ियों का नाम रोशन होता है। और वो व्यक्ति कितना असहाय रहा होगा, कितना असहाय रहा होगा कि उसकी पत्नी का, उसकी माँ का, उसकी भतीजी का शोषण होता रहा और वो चुप भी नहीं बोल सकता था। किस कदर मिली भगत रही होगी नेताओं की, माफियाओं की, अधिकारियों की, आप कल्पना करके देखिए। आप सिर्फ उस जगह पे खुद को खड़े करके देखिए। मेरी महिला मित्रों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, विषय राजनीति का नहीं है। हम अटल जी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकारें रहे ना रहे, ये राष्ट्र, ये समाज और व्यक्तित्व रहना चाहिए। उस विषय पे हम बात करना चाहते हैं। क्या बिहार के युवाओं को एक ऐसा व्यक्ति मंजूर है कि हमारी बहनों को, आप लोग पत्रकार हैं, एक व्यक्ति मंजूर है जिसके समय में आईएएस की पत्नी सुरक्षित ना हो? तो आपकी और मेरा तो फिर विषय ही नहीं हो सकता। कितने सारे विधायक थे उस समय जिनकी हत्या कर दी गई,
जहां जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं, आईएएस की पत्नी सुरक्षित नहीं, उसका परिवार सुरक्षित नहीं, और अगर उनके सिर फिरे सालों का मन कर जाए या उनके समय के जो बड़े बड़े गुंडे हैं उनका मन कर जाए, तो फिर घटित होगा कोई शिल्पी गौतम कांड। पढ़ा होगा आप लोगों ने शिल्पी गौतम कांड। उनके यहाँ सुरक्षित है उनकी हवाई जहाज से सिंगापुर से बिहार की धरती पर उतरी हुई बहन। उनके लिए महिला उत्थान का अर्थ है अपने घर की बेटियों को टिकट देना, राज्यसभा भेजना, सदन में भेजना, उन्हें नेता बनाना, उन्हें स्थापित करना। मुझे लगता है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का विषय नहीं है, विषय बिहार के भविष्य का है। हम लोग, आप भी पत्रकार लोग, आप एक चौथा स्तंभ है, साथ ही साथ बहुत बुद्धिजीवी और चेतन्य लोग हैं। आप बिहार को कैसा देखना चाहते हैं? मैं तो उनसे एक बात और कहना चाहती हूँ, महिलाओं की सुरक्षा के तहत वो जाति की बात करते हैं ना, वो करें जाति पर बात, स्वागत है, साधुवाद है, बशर्ते कि वो जाति के लिए ही ईमानदार हो। मुझे बताएं कि उनके आने के बाद जाति विशेष के जिसके वोटों पर भावुक अपील करके वो सत्ता में आते हैं, उसके कितने लोगों को उन्होंने आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए प्रेरित किया? उनके पिता ने तो यही सिखाया ना कि लाठी में तेल मिला के तैयार रहिए। अपने बेटों को भी उन्हें यही सिखाना था कि आप भी लाठी में तेल मिलाइए, बेटियों को भी यही सिखाना था। उन्हें सिंगापुर में नहीं बिहारना था, उन्हें हरियाणा के बड़े परिवारों में नहीं बिहारना था। सरकारें बन जाएंगी, आएंगी, जाएंगी, पर आने वाले समय में बिहार कैसा होगा? आप में से अधिकांश की इच्छा होगी, पत्रकार भी यहां बैठे हुए हैं, कि एक मौका मिले और आप दिल्ली चले जाएं, पुणे चले जाएं, बेंगलोर चले जाएं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार, बहुत मजबूती और जिम्मेदारी से कहना चाहती हूं, सिर्फ और सिर्फ लालू जी का परिवार और उनकी मानसिकता, उनकी प्रकृति, प्रवृत्ति है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपनी पूरी सक्षमता, अपने भाव के साथ चुनाव में लड़ेगा, एनडीए गठबंधन के साथ खड़ा रहेगा और बिहार की बेहतरी के लिए काम करेगा। पर पत्रकार बंधुओं, मेरे भाइयों, आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि आप निष्पक्ष होकर इस विषय में लिखें कि आने वाला बिहार कैसा होगा, उसकी तकदीर कैसी होगी, उसकी तस्वीर कैसी होगी। क्या गुजरात के, पुणे के, दिल्ली के, मुंबई के एक एक कमरे के फ्लैट में हमारे बच्चे आने वाले समय में जिएंगे, या बड़े बड़े हमारे गांव जवाहर के छठ घाटों पर हम पूजा करेंगे? ये हमें तय करना है। मातृशक्तियां, संस्कृति की वाहक होती हैं, आपको तय करना है कि उनके समय में आईएएस की पत्नी सुरक्षित नहीं, शिल्पी गौतम कांड होता है, तो आने वाली आप यहां रहना चाहेंगे, आप कहीं चले जाना चाहेंगे? आप आने वाले बिहार के विषय में तय करें। और समाज में हर चीज एक उदाहरण होती है। जब आरजेडी परास्त होती है, जब लालू परिवार परास्त होता है, तो वो प्रतीक है वैसे व्यक्तियों के जो समाज को बांटते हैं। और ऐसे बांटने और तोड़ने वाले लोगों को परास्त होना ही चाहिए समाज के निर्माण के लिए और राष्ट्र के निर्माण के लिए। देखिए, विश्व का इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब सभ्यताएं नष्ट होती हैं तो वो खड़ी हो जाती हैं। जापान भी खड़ा हो जाता है परमाणु हमले के बाद भी। जो आप नैतिकता को नष्ट कर दीजिए, आप संस्कृति को नष्ट कर दीजिए, आप चेतन भाव को नष्ट कर दीजिए और संवेदनशीलता को नष्ट कर दीजिए, तो समाज, राष्ट्र खड़ा नहीं हो सकता। तो बिहार में भी वही एक घुन इन्होंने लगा दिया है। वो फिर आएंगे, उन्हें पता है कि मैं एक भावुक अपील करूंगा, मैं नवरात्रि के पहले दिन, इतना ना समझ मत समझिए कि वो इतने ना समझे कि उन्हें नहीं पता कि अगर मैं मछली दिखा रहा हूं उसका अर्थ क्या है। नवरात्रि के पहले दिन अगर वो मछली दिखा रहे हैं, उन्हें उसका अर्थ पता है। वो कुछ कट्टरपंथी लोगों को खुश कर रहे हैं और साथ ही वो मखौल उड़ा रहे हैं बिहार की संस्कृति का। एक दिन बाद छठ भी है, वो कह रहे हैं कि आप करते रहिए, आपको जो करना है, मैं ऐसे ही मछली दिखाऊंगा, फिर आऊंगा, फिर जाति के नाम पे भावुक अपीलें करूंगा, फिर वोट लूंगा और फिर अपनी जीतने की कोशिश करूंगा। क्योंकि उन्हें पता है कि वो हमारी भावनाओं से खेल सकते हैं। तो मैं तो कहना चाहूंगी कि तेजस्वी जी, बिहार का युवा, बिहार का हर देवतुल्य मतदाता चैतन्य है, जागरूक भाव से भरा हुआ है। अब वो आपकी उन भावुक अपीलों में नहीं आएगा। उन अपीलों से इतर जाकर बेहतर बिहार के लिए और बेहतर बिहार की भविष्य के लिए उसकी दिशा और दशा यहाँ का युवा, यहाँ का मतदाता तय करेगा। और आने वाले समय में 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन की झोली में होंगी। क्योंकि एनडीए गठबंधन सिर्फ एक गठबंधन नहीं है जो सरकार बनाने के लिए राजनीति कर रहा है। हम देश की बेहतरी के लिए, हम राष्ट्र के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। विश्व में भारत को श्रेष्ठ शक्ति बनाने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी, हमारे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी और हमारे वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में बिहार काम कर रहा है। एनडीए गठबंधन, नीतीश कुमार जी और सबके एक संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। इस संकल्प के साथ कि बेहतर विकास हो, सुरक्षित विकास बिहार हो और बिहार ऐसा हो जहां फिर कोई शिल्पी गौतम कांड ना हो, फिर किसी आईएएस की पत्नी को इतना डरना ना पड़े
और आपके जैसी बहनों को ये ना सोचना पड़े, यहाँ इतने बेहतर अवसर हो। अपने युवा साथियों से मैं कहना चाहूँगी, सोशल मीडिया वाले इन्फ्लुएंसर होंगे और बहुत सारे यूट्यूब वाले लोग होंगे, आपको ये ना सोचना पड़े कि आपको पुणे जाना है, बेंगलोर जाना है और दिल्ली जाना है। जाते तो सब मन महसूस के लिए, कोई खुश होकर नहीं जाता। बिहार इतना बेहतर हो, बिहार इतना सुरक्षित हो, बिहार इतना सुंदर हो, बिहार इतना जागृत हो कि आप सब यहीं रहना चाहिए। हाँ, देखिए, आपने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की बात की, एनडीए के समय में हुआ, उसमें बहुत निष्पक्ष तरीके से जांच भी हुई और मुझे लगता है अभी भी उसमें जो चीज़ें होंगी, जो बेहतर होगा और जहाँ भी गलतियाँ होंगी, उन सारी चीज़ों को हमेशा एनडीए की सरकार कहीं भी हो, अगर किसी तरह की कोई भी घटना होती है तो बहुत ही जिम्मेदारी और बहुत ही मजबूती के साथ उसके विषय में बात की जाती है और जांच की जाती है। लोकसभा का चुनाव है और महिलाओं की बात कर रही हैं आप, तो पूरे देश में मणिपुर जो एक राज्य है जहाँ से ऐसा दृश्य सामने आया महिलाओं को लेकर, यहाँ पर प्रधानमंत्री जहाँ कुछ बोले जहाँ वहाँ गए, तो क्या लगता है आपको कि महिलाओं की वहाँ इज्जत हुई? वहाँ के मुख्यमंत्री तो यहाँ कहते हैं कैसे कैसे तो 100 FIR। मैं आपकी बात का जवाब दूंगी, बहुत समय से इस बात का जवाब देना चाहती हूँ। मणिपुर बहुत ही संवेदनशील विषय है। आप बहुत बुद्धिजीवी हैं, आप निसंदेह पढ़ते होंगे तो समझने की आवश्यकता है। मणिपुर की घटना महज महिला के साथ जो हुआ वो घटना नहीं है, वो एक निहायत ही दुखदाई शर्मनाक घटना है, देश में कहीं भी घटती, पर समझने की आवश्यकता है कि उस घटना के घटने के पीछे कारण क्या है। उस घटना के घटने के पीछे दो जनजातियों का आपस में बहुत भयानक टकराव है, एक विषय। दूसरा विषय, मणिपुर में जब लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो आपको ये जानना आवश्यक है कि लगातार वहाँ के स्थानीय लोग कहते रहे कि लंबे समय से घुसपैठिए वहाँ आते रहे, और घुसपैठिए जो लंबे समय से आते रहे और पूर्व की सरकारों ने नहीं रोका, उसका परिणाम है इस तरह की घटना का होना। दूसरा विषय। तीसरा विषय, जब बार बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विषय में कहा जाता है तो बहुत पीड़ा होती है। इसलिए नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ, मैं एक बुद्धिजीवी और चैतन्य व्यक्ति हूँ। क्या दुनिया, आप घर में कोई झगड़ा होता है या कोई समस्या होती है तो क्या हर समस्या पे बोलना ही आवश्यक होता है? हर समस्या पर बोलना आवश्यक नहीं होता, उस पर कार्रवाई करना आवश्यक होता है, उस पर देखना आवश्यक होता है, क्योंकि इतना संवेदनशील वो मुद्दा था। लगातार आदरणीय हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी उस पर नजर रखे रहे, हमारी केंद्रीय एजेंसी उस पर नजर रखी रही और किस तरह से सब कुछ सामान्य हो जाए उस पर काम किया गया। वो एक राजनीतिक विषय नहीं था कि उसमें जाकर वहां भाषणबाजी की जाती और वहां पर जाते। उनकी हर एक बिंदु पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आप सोच के देखिए, जो व्यक्ति ये जानता है कि जो कट्टरपंथी लोग हैं वो कभी भी हमारी मुस्लिम बहनों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट नहीं देने देंगे, तब भी वो ये रिस्क उठाते हैं, वो ये जोखिम उठाते हैं और 3 तलाक पर बात करते हैं और 3 तलाक खत्म कराते हैं। जो व्यक्ति इतना संवेदनशील है, क्या वो मणिपुर की बहनों के लिए संवेदनशील नहीं होगा? वो निसंदेह उसके लिए संवेदनशील थे। और क्या उचित कार्रवाई होना चाहिए, वहां एक शब्द भी बोलना कितना घातक हो सकता था, उस पर बात करना, ये वो समझ सकते हैं जो पूरे देश को संभाल रहे हैं और आज भारत की छवि विश्व में बना रहे हैं।